हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 2 कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। अब क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी, वर्ल्ड वॉर के बाद में जो यूएसए और यूएसएसआर जो है मेजर पावर निकल कर आए थे, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इनके बीच में कोल्ड वॉर हो रही थी। ओके, 1990s में जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, ये खत्म हो गया, इसमें से 15 देश निकल कर आए। उनमें से एक देश था रशिया, ठीक है। तो कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद में ना यूएसए जो था मेजर सुपर पावर निकल के आया था वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, तो कह रहे थे कि अब तो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिलेगा। पर कुछ-कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी बनी थी, जैसे कि आसियान बन गया था। ओके, आसियान तो बाद में बना था 1967 में। इससे पहले ही जो है यूरोप नहीं, आसियान बना था 1967 में। यूरोपियन यूनियन बन गया था। मतलब प्रोसेस ऑफ मेकिंग चल रही थी धीरे-धीरे। पहले उन्होंने अपना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया, फिर पॉलिटिकल इंटीग्रेशन किया। पहले तो अपनी इकोनॉमीज़ को जोड़ा। मतलब जो कंट्रीज़ आपस में बहुत लड़ा करती थी पहले, तो बाद में जो है वो धीरे-धीरे करके साथ में आने लगी और यूरोपियन यूनियन बना लिया उनने। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और भी जैसे कि चाइना का राइज़ हम समझेंगे। चाइना जब कोल्ड वॉर चल रही थी ना, सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है चाइना ने उठाया। चाइना जो है अपना डेवलपमेंट कर रहा था शांति से, तो किसी के ऊपर इसका ध्यान नहीं गया। आज के टाइम पर मेजर जो चैलेंज मिलता है यूएस को, चाइना से मिलता है, क्योंकि चाइना जो है एकदम मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है? हर चीज़ उसके देश में बनाई जाती है, वो किसी के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। अपना सामान दूसरों को बेचता है। यूएस की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के बेस जो है चाइना में है। ओके, तो चाइना का भी थ्रेट था, अभी जो देखने को मिलता है यूएस में। तो एंड हुई जब बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एंड हुआ था, तो इतना तो क्लियर हो गया था कि एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर की ज़रूरत है और वो लिमिट करेगा अमेरिका की डोमिनेंस को। ओके, तो यूरोप में ना यूरोपियन यूनियन फाउंड हुआ, ठीक है? जो बना यूरोपियन यूनियन, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। सारी कंट्रीज़ यूरोप में 2-2 वर्ल्ड वॉर देखने को मिली। उसके बावजूद सारी कंट्रीज़ साथ में आई, उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया है ना, कि आगे चल के ऐसी कोई वॉर वगैरह ना हो। एशिया में ना साउथ ईस्ट एशियन नेशन निकल के आया, इसमें 10 कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर ये सब कंट्रीज़ आती हैं इसमें, ठीक है? तो इसके बाद ना रीजनल सॉल्यूशंस देखने के मतलब कि यूरोप में ना पहले बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े चल रहे थे, फिर उसके बाद में इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके और फिर यूरोपियन यूनियन बना लिया, है ना? ऐसे ही आसियान में भी जो है, आसियान ने भी अपने आप को एक ऑर्गनाइज़ेशन के तौर पे लेकर के चले ये लोग, ये जो 10 कंट्रीज़ थी। तो ये लोग जो है शांति से अपने जो रीजनल ऑर्डर लेकर के चलना चाहते थे, मतलब साथ-साथ आगे बढ़ें और डेवलपमेंट करें अपने-अपने देशों का, है ना? तो इन्होंने सोच लिया था कि आगे, क्योंकि ना अगर वॉर वगैरह होती है, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ पड़ती है कि उस देश को मतलब पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। जैसे कि यूक्रेन की वॉर देखो आप, रशिया के साथ में जो हुई, तो यूक्रेन बैटल ग्राउंड था। यूक्रेन में इतनी ज़्यादा तबाही मच गई, वहाँ के स्टूडेंट्स को अफ़ेक्ट हुई, ठीक है? वहाँ की जो वुमेन्स हैं, वहाँ की जो कंपनीज़ हैं, ठीक है? वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, टूरिज़्म वगैरह सब खत्म, तो इकोनॉमी एकदम घाटे में चली जाती है ना? तो कितना ज़्यादा लॉस होता है एक देश को जब वॉर होती है। इसलिए ना यूएस जो है, कहीं जब वॉर होती है ना, तो वो वॉर को प्रमोट तो करेगा, पर डायरेक्टली उसमें इंडल्ज नहीं होता कभी भी, क्योंकि ना इन कंट्रीज़ को पता है कि भई वॉर की अगर फँस गए ना वॉर के चक्कर में, तो अपना देश तो बिल्कुल मतलब डाउनग्रेड, एकदम इकोनॉमी तो एकदम ध्वस्त हो जाएगी, गिर ही जाना है फिर तो, ठीक है? और कुछ फ़ायदा नहीं होता, इकोनॉमी जो है पीछे जो वॉर जो है पीछे खींचती है कंट्रीज़ को, ओके? तो डेवलपमेंट वगैरह जितना भी किया सब खराब हो जाता है। चाइना का जो इकोनॉमिक राइज़ हुआ ना, एक चाइना एकदम 1978 में 1978 में इसने इकोनॉमी तो ओपन की अपनी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने के लिए जो अलग-अलग कंपनीज़ हैं, उनको लैंड प्रोवाइड कर दिया, बोला हम आपको स्किल्ड लेबर देंगे, ठीक है? अच्छे खासे जो स्किल है जिनके पास में, उन जो वर्कर्स को देंगे हम आपको, ठीक है? तो आप हमारे देश में आओ, प्लांट लगाओ। तो बहुत सारी यूएस की कंपनीज़ जो थी, चाइना में जाकर के प्लांट लगाया उन्होंने, इससे चाइना का बहुत डेवलपमेंट हुआ। तो ये सारी चीज़ें भी हम समझेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम यूरोपियन यूनियन का देखेंगे। सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुई ना, कई सारे यूरोपियन लीडर्स थे, अब ना ये क्वेश्चन आ गया था उनके साथ में, अब क्या होगा यूरोप का, है ना? इतनी ज़्यादा लड़ाई, इतने ज़्यादा झगड़े देखे थे इन कंट्रीज़ ने, इतने सारे जो देश थे ना आपस में ही लड़ते थे। इन्होंने एक-दूसरे की अलायंस बना कर के रखी थी, मतलब ग्रुपिंग करके रखी थी और आपस में ही भिड़ते थे, है ना? जर्मनी में हिटलर हो गया, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखा आपने हिटलर का कैसे राइज़ हुआ। और हिटलर ने कितना ज़्यादा ज़ुल्म किया, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें थी यूरोप में जो देखी थी उनने हिस्ट्री में, ठीक है? अब दोबारा से उनको रिकंस्ट्रक्ट करना है। जब कोल्ड वॉर चल रही थी ना, तो मार्शल प्लान लेकर के आया था यूएसए, जिससे यूरोप को खूब पैसे दिए उसने, ताकि यूरोप में डेवलपमेंट हो सके, वेस्टर्न यूरोप में, ठीक है? ईस्टर्न यूरोप को कंट्रोल कर रहा था कौन? यूएसएसआर, एंड वेस्टर्न यूरोप को यूएसए कंट्रोल कर रहा था कोल्ड वॉर तक, है ना?
तो अब ना इनका था कि किस तरीके से इनको इंटरनेशनल रिलेशन लेकर के चलना है, पॉजिटिव वे में अपने देशों की डेवलपमेंट को लेकर के चलना है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना कई सारे असम्पशन भी निकल के आए थे कि क्या होगा यूरोपियन स्टेट का, किस तरीके से वो अपने रिलेशंस लेकर के चलेंगे, है ना? उनके जो दूसरे देशों के साथ में कैसे रिलेशंस रहेंगे, ऊपर से आपस में ही इतने भिड़े हुए थे ये लोग, है ना? 1945 में यूरोपियन स्टेट जो है इनकी इकोनॉमीज़ तो एकदम मतलब समझो खत्म ही हो गई, है ना? इतनी ज़्यादा वॉर देखी इन्होंने, इनकी कॉलोनीज़ भी आज़ाद हो रही थी, जैसे जैसे कि ब्रिटिश भी इन्वॉल्व था, ये लोग वर्ल्ड वॉर तो जीत गए, सेकंड वर्ल्ड वॉर जीत गए थे, पर ब्रिटिश की जो मेजर कॉलोनीज़ थी ना, सारी की सारी जो है आज़ाद होने लगी थी। इवन हमारा भारत भी आज़ाद हो गया था ब्रिटिश से, है ना? तो अब किसको चूज़ के ये लोग पैसा लेकर के आएँगे, ये भी क्वेश्चन था ना, अब इनके पास अब पैसा कहाँ से आएगा? तो यूएस ने बहुत सपोर्ट किया था, इसलिए जो है जो ब्रिटेन इतने सालों तक वर्ल्ड में रूल किया इसने, इतनी सारी देशों के ऊपर, बाद में ब्रिटेन का डोमिनेंस क्यों नहीं चला? क्योंकि वॉर की वजह से तबाही मच गई थी इनके देश में भी, है ना? फिर बाद में जो है यूएस का राइज़ बहुत देखा गया, उसके बाद आज भी जो है मेजर डोमिनेंस सुपर पावर देखी जाती है यूएसए, है ना? तो इनका असम्पशन्स निकल के आए थे, किस तरीके से हम यूरोप को रीफाउंडेड करें, मतलब किस तरीके से हम यूरोप को लेकर के चलें, जो कंट्रीज़ हैं, तो यूरोप की ही बात हो रही है यहाँ पर, है ना? यूरोप में जो इतनी सारी वॉर देखी गई थी। यूरोपियन इंटीग्रेशन 1945 के जो शुरू हुआ था, तो मतलब साथ में सारे देश लेकर के चलेंगे, है ना? तो कोल्ड वॉर जो था उसकी वज़ह से बहुत हेल्प मिली थी। कोल्ड वॉर की वज़ह से रशिया और यूएसएसआर जो है, रशिया तो बाद में बना था। तो यूएसएसआर, यूएस के बीच में जो है बहुत टेंशन्स चल रही थी, ओके? तो ये लोग ना अपनी सपोर्ट में जो है अलग-अलग देशों को लेकर के आ रहे थे। तो यूएस में वेस्ट वाले जो यूरोप के थे उनको अपनी सपोर्ट में लेकर के आ रहा था, उनको सैटेलाइट स्टेट कहा करते थे, ओके? तो ऐसा लग रहा था थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, पर ये लोग डायरेक्ट कभी नहीं लड़े, है ना? जैसे कि यूएस ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो यूएसएसआर ने ही बना लिया। यूएस ने एंटी सैटेलाइट वेपन बनाया तो यूएसएसआर ने ही बना लिया। यूएसएसआर ने और ज़्यादा वेपन्स बनाए तो यूएसए ने बहुत सारे बना लिए, है ना? तो ये लोग ना एक-दूसरे को बस दिखा रहे थे कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है ना? तो डिटरेंस भी कहते हैं, डिटरेंस का फेज़ था ये। उस टाइम पर ये लोग डिटर कर रहे थे एक-दूसरे को, ओके? तो अमेरिका जो था बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प किया ताकि यूरोप जो है इकोनॉमी इसकी रीबिल्ड हो सके। मार्शल प्लान लेकर के आया था, अमेरिका पैसे भी बाँट रहा था, ठीक है? जब जब ना मेजर जो क्या किया था कि अमेरिका भी जो है बसा क्या, जो यूरोप के ही जो लोग थे, जाकर के अमेरिका में बसे थे, है ना? यूएसए में, और जो है मेजर जो वहाँ पर जो नेटिव लोग थे वहाँ के, उनको ख़त्म कर दिया गया था, वहाँ से निकाल दिया गया था, ठीक है? तो ये बाहर के जो इमिग्रेंट्स की ही कंट्री थी यूएसए, ठीक है? फिर बाद में जो है ये 70, 74, 70, 76 तक जो है ये आज़ाद हो गए थे सिविल वॉर के बाद में। तो इन्होंने सिर्फ़ अपने डेवलपमेंट पे फ़ोकस किया था, ये जो है कोई कॉलोनी वग़ैरह नहीं बनाई थी इन्होंने, ठीक है? तो ये लोग अपने डेवलपमेंट पे फ़ोकस कर रहे थे, खूब ज़्यादा इतना डेवलपमेंट हो गया था, पैसा ही पैसा आ गया था अमेरिका के पास में, है ना? तो मार्शल प्लान के थ्रू जो है इन्होंने फिर पैसे बाँटने शुरू किए। तो पैसे इन्होंने अपने डॉलर में बाँटे, है ना? तो इनका डॉलर भी डोमिनेट करने लगा कि अब तो ट्रेड भी डॉलर में ही हो रहा है, सारे के सारे जो भी व्यापार हो रहा है, डॉलर में ही हो रहा है। तो आज के टाइम पर डॉलर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस तरीके से बना, और यही पॉलिसी जो है, यही वाली जो नीति है ना, इसी को फ़ॉलो करके चाइना अपनी रेनमिनबी को भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ठीक है? तो चाइना भी क्या कर रहा है, पैसे बाँट रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू वर्ल्ड को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है और कहता है कि मैं ना पैसे तुमको रेनमिनबी में ही दूँगा। चाइना की करेंसी है, जैसे हमारी रूपी है, यूएस का डॉलर है, तो वैसे ही चाइना की रेनमिनबी है, ठीक है? तो अब चाइना अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसी जैसे कई सारे अफ्रीका के देशों को भी बहुत सारा उधार दे कर के रखा है, श्रीलंका को भी दिया, तो इनको पैसे किसमें देता है, वो रिन्मिनबी में देता है। तो इस तरीके से उसने अपनी करेंसी को भी स्ट्रॉन्ग बना लिया, जैसे कि यूएस ने बनाया, ओके। उस टाइम पर ना 1949 में यूएसए ने नेटो क्रिएट की थी। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब एक भी मेंबर को नेटो के अटैक करता है कोई भी, तो सारे के सारे मेंबर्स के ऊपर वो माना जाएगा अटैक, और सारे मेंबर्स जो हैं फिर दोबारा रिटेलिएट करेंगे, दोबारा उस इंसान के ऊपर अटैक करेंगे जिसने नेटो के मेंबर के ऊपर अटैक किया। इसी को जो है यूक्रेन जॉइन करना चाहता था, और यूक्रेन जो है फिर रशिया ने बोला तुम जॉइन नहीं कर सकते, ठीक है? नेटो जो है हमारी सिक्योरिटी इश्यू हो जाएगा, हमारे देश की बॉर्डर के पास में आ जाएगी, ठीक है? तो रशिया ने इन्वेड कर दिया था जो यूक्रेन के ऊपर, ठीक है? तो 1949 में ही नेटो बनाया गया था, मेजर कोल्ड वॉर में बनाया गया था ये, ठीक है? और ब्रसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है, ओके? और इसी का काउंटर जो है वार्सा पैक्ट था, जो कि यूएसएसआर ने बनाया था, जो कि यूएसएसआर खत्म हो गया तो वार्सा पैक्ट भी खत्म हो गया। मार्शल प्लान जो था इसके तहत खूब सारा पैसा बाँटा, ये और जो यूएसए ने, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्रिएट की गई थी 1948 में, ताकि जो है हेल्प कर सके वेस्ट के यूरोपियन स्टेट्स को, ताकि वो लोग जो है अपना डेवलपमेंट कर सकें, जो
वॉर की वजह से उनके देश में डिस्ट्रक्शन हुआ था वो खत्म हो सके, उसको हटा करके डेवलपमेंट कर सके। तो जो ये ओईसीसी थी ना, ओईईसी तो ये जो थी ना, ये फोरम था जिसमें वेस्ट के यूरोपियन स्टेट्स कोऑपरेट करते थे ट्रेड वगैरह और इकोनॉमिक इश्यूज। तो एक देशों के बीच में व्यापार होता है ना, तो उनके रिलेशंस इम्प्रूव भी होते हैं, ठीक है? तो इन्होंने पहले अपना ट्रेड किया, उससे अपने रिलेशन वगैरह इम्प्रूव किए। फिर काउंसिल ऑफ यूरोप क्रिएट की, पहले तो इन्होंने अपना जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया, अब ये पॉलिटिकल इंटीग्रेशन किया 1949 में। ठीक है, पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए कि अब हम पॉलिटिकली भी कोऑपरेट करेंगे, साथ-साथ लेकर के चलेंगे चीज़ों को। प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो थी यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ की, ये स्टेप बाय स्टेप चली, ठीक है, टाइमलाइन भी दी हुई है यहाँ पर। तो उसके बाद में फॉर्मेशन किया गया यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का 1957 में। तो ये प्रोसेस थी, तो पॉलिटिकल डायमेंशन भी देखा जब यूरोपियन पार्लियामेंट क्रिएट की गई, जिसमें यूरोप के जो देश हैं, जैसे हमारा एशिया है, तो एशिया में कई सारे देश आते हैं ना, वैसे यूरोप में कई सारे देश आते हैं, तो वो यूरोपियन स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में बैठते हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट में। इनके अलग-अलग देशों की अलग-अलग पार्लियामेंट भी है, पर यूरोपियन पार्लियामेंट है, जो कि यूरोप के डिसीजंस वगैरह लेती है, ठीक है? तो सोवियत जो ब्लॉक था, उसका कोलैप्स हुआ, यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ, यूएसएसआर खत्म हो गया, इसमें से कई सारे देश निकल के आए। तो यूरोप जो है फिर से फास्ट ट्रैक हो गया एकदम ना, फटाक से यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश हो गया था 1992 में, बाद में और भी मेंबर्स इसमें जुड़ गए थे। फाउंडेशन की वजह से कॉमन इनकी फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी रही, मतलब कि दूसरे देशों के साथ में आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे, ठीक है, आपकी सिक्योरिटी वगैरह कैसी है, ओके, तो और कोऑपरेशन जस्टिस वगैरह में, होम अफेयर में, ठीक है, तो इन्होंने सिंगल करेंसी भी बनाई। ज़रूरी नहीं है सारे देशों की सेम फॉरेन पॉलिसी हो, ओके, जैसे कि फ्रांस के रिलेशंस इंडिया के साथ में बहुत ही अच्छे हैं, है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है सारे यूरोप के देशों के साथ में जो है एक जैसे रिलेशन है हमारे, है ना? अलग-अलग भी होते हैं। ओके, जैसे यूक्रेन के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन है, पर रशिया से ज़्यादा नहीं। रशिया जो है ज़्यादा अच्छे रिलेशन है रशिया के साथ में हमारे एज़ कम्पेयर टू यूक्रेन, है ना? तो ऐसे ही जो है, ऐसा नहीं है कि यूरोप के सारे देशों के रिलेशंस जो है एक जैसे है, फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी भी। ओके, थोड़ी-थोड़ी चेंज है, पर हाँ, कॉमन भी लेकर के चलते हैं ये। इन्होंने एक कॉमन करेंसी बनाई यूरो, ठीक है? जो कि डोमिनेंट करेंसी तो है आज के टाइम पर। ठीक है? तो इन्होंने ये जो यूरो बनाया, तो इसको कंपल्सरी नहीं है कि यूरो को सब लोग यूज़ करें, ठीक है? मतलब यूज़ करना चाहो तो कर सकती हो। यूरोपियन यूनियन जो है टाइम टू टाइम इवॉल्व हो गया, इकोनॉमिक से पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी इनका हो गया था। यूरोपियन यूनियन जो है एक नेशन स्टेट की तरह एक्ट करने लगे थे, ठीक है? मतलब एक देश हो इस तरीके से एक्ट करने लगे थे। अटेम्प्ट था कि कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लें ये लोग यूरोपियन यूनियन का, पर नहीं बना, फेल हो गए थे। ओके, इनका खुद का फ्लैग है, ये फ्लैग दिया हुआ है, स्टार्स दिए गए। ठीक है, तो ये गोल्डन स्टार्स जो हैं गोल्ड के, तो ये सॉलिडिटी और हार्मनी को दिखाते हैं यूरोप की, ठीक है? और ये जो 12 स्टार्स हैं, ये जो है सिंबल ऑफ परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी दिखाते हैं। एंथम भी है, फाउंडिंग डेट भी है इसकी और करेंसी भी है जो कि यूरो है, ठीक है? यूरो ये सिंबल होता है और ये ना पाउंड स्टर्लिंग होता है जो कि यूके की करेंसी है, ओके? तो कुछ कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी भी है इनकी, ठीक है? दूसरे नेशंस के साथ में किस तरीके से डील करना है। यूरोपियन यूनियन ने फिर एक्सपेंड किया और भी ज़्यादा ना नए-नए मेंबर्स इसमें ऐड होते गए। स्पेशली जो सोवियत ब्लॉक से आज़ाद हुए थे, मतलब कि सोवियत जो यूनियन था, यूएसएसआर थे, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट भी बाद में यूरोपियन जो यूनियन के पार्ट बन गए थे। ठीक है? तो ये जो प्रोसेस था इतना ईज़ी नहीं था, क्योंकि कई सारे जो कंट्रीज़ के ना, जैसे कि लोगों को भी पसंद नहीं आता कि हमारे देश के जो है डिसीज़न वग़ैरह बाहर के जो, मतलब कि दूसरी कंट्री वाले सब लोग मिल कर के लें, है ना? कोई भी अपनी पावर नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है? और उतना इनमें ना इतना एनर्जी और एंथुसियाज़्म भी नहीं देखा गया था लोगों में। यूरोपियन पावर्स की गवर्नमेंट जो है, मतलब अलग-अलग गवर्नमेंट है ना, अब देखो जर्मनी की अलग गवर्नमेंट, पोलैंड की अलग है, ठीक है? अब ये लोग सब साथ में आ गए और एक यूरोपियन पार्लियामेंट बन गई, सबके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे, तो इतना पावर छोड़ी नहीं जाती है। ब्रेक्ज़िट हुआ था तो न यूनाइटेड किंगडम जो है बाहर निकल गया था यूरोप से, ठीक है? यूरोपियन यूनियन से, सॉरी, यूरोप से कैसे निकलेगा, है ना? तो रिज़र्वेशंस भी हैं, कुछ नए मेंबर्स भी ऐड किए गए यहाँ पर। देखो यहाँ पर जो है ओल्ड मेंबर्स, ये पुराने मेंबर्स हैं, फिनलैंड, ये सब, स्वीडन, लक्ज़मबर्ग, फ्रांस, यूके तो बाहर निकल गया। नए मेंबर्स ऐड किए गए, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये जो है बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, ये ऑरेंज वाले न्यू मेंबर्स थे।
ओके, तो ये सारे मेंबर्स है। यूरोपियन यूनियन जो है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी है इनका। ओके, तो यूरोपियन यूनियन की जीडीपी जो है अप्रॉक्सीमेटली 19.35 ट्रिलियन डॉलर्स है। ओके, कंबाइंड जीडीपी बताई गई है इन कंट्रीज की, सारी कंट्रीज की कंबाइंड जीडीपी। हमारे देश की कितनी है? हमारे देश की 3.73 ट्रिलियन डॉलर्स है। ओके, तो इतनी कम है और हमारे देश में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है, इंडिया की, है ना? और यूएस की बात करें, इतनी पॉपुलेशन नहीं है उनकी, फिर भी उनके यहाँ जो है 28 ट्रिलियन जो इनकी जीडीपी है यूएस की, ओके? 28 ट्रिलियन और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर हर एक पर्सन को अगर डिवाइड किया जाए तो बहुत सारे पैसे हैं, मतलब हर एक पर्सन के यूएस के पास, इसलिए सब लोग यूएस जाने का मतलब मची रहती है कि यूएस पहुँच जाए, लाइफ अच्छी हो जाएगी, है ना? पर ऐसा कुछ होता नहीं है, ट्रम्प ने और डिफ़िकल्ट बना दी वहाँ के लॉज़। ओके, यूएस की। चाइना की बात करें, चाइना अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कहता है और इसकी 17-18 ट्रिलियन जीडीपी है, ठीक है? तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है हमारे में और चाइना में, कितना टाइम लगेगा हमको जो अपने देश को और ज़्यादा अच्छा बनाने में, और ज़्यादा डेवलपमेंट करने में। अगर सोचो जीडीपी ज़्यादा है मतलब कि हर एक इंसान के पास में पैसे भी ज़्यादा पहुँच रहे हैं। ओके, उनका डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो रहा है और उनका ग्रोथ भी ज़्यादा हो रहा है। तो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज़ जो भी प्रोड्यूस होते हैं ना देश के अंदर में, उससे काउंट करते हैं ये जीडीपी। ठीक है? तो करेंसी जो है यूरो है इनकी और थ्रेट भी रहता है यूएस के डॉलर का डोमिनेंस का। अगर कुछ भी होता है ना, किसी देश के ऊपर प्रेशर बनाना होता है, यूएस कहता है मेरा डॉलर मत यूज़ करना और डॉलर यूज़ नहीं करेंगे तो व्यापार नहीं हो सकता तो प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होती हैं फिर। और ना जो यूएस का जो मतलब यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड है वो यूएस के ट्रेड से भी ज़्यादा है, ठीक है? वर्ल्ड में जो इनका शेयर है ट्रेड का, तो ट्रेड डिस्प्यूट वग़ैरह चाइना के साथ में, यूएस के साथ में होते हैं इनके भी, ना सैंक्शन वग़ैरह लगा देते हैं, जैसे कि ड्यूटीज़ लगा दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएस से इन्होंने कुछ सामान खरीदा, ठीक है? तो इनके देश में सामान आ रहा है यूरोपियन यूनियन में, तो इन्होंने क्या किया उसपे 20% ड्यूटीज़ लगा दिया। अब वो जो ₹100 का सामान था वो 120 का हो गया इनके देश में, ठीक है? 20% टैक्स लगा दिया। ओके, तो अब क्या होगा, इनके डोमेस्टिक जो प्लेयर्स होंगे, जो डोमेस्टिक जो इनके यहाँ सामान बनाते हैं, उनका सामान सस्ता होगा, जो बाहर से आया है वो महँगा होगा, है ना? तो ऐसे ड्यूटीज़, टैरिफ ये सब लगाए जाते हैं। ओके, इकोनॉमिक पावर की वजह से इनका इन्फ्लुएंस भी रहता है अपने आस-पास के नेबर्स में, जैसे कि एशिया, अफ्रीका इनके नेबर हैं, है ना? नेबर जो पड़ोसी हैं। ये फंक्शन करते हैं एक इम्पोर्टेंट ब्लॉक है इंटरनेशनल लेवल पे भी, ओके? तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? जो ट्रेड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। यूरोपियन यूनियन का पॉलिटिकल एंड डिप्लोमैटिक इन्फ्लुएंस भी है, ओके? इनकी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल जो इंटरनेशनल लेवल पे भी इनकी इम्पोर्टेंस है। एक मेंबर जो है इनके यूरोपियन यूनियन के, फ्रांस जो है उसकी परमानेंट सीट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो सिक्योरिटी बनाने का मतलब ठेका लेके रखे हैं पर कुछ करते नहीं है ये लोग। ओके, तो यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास में वीटो पावर भी होती है कि अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, अगर इन्होंने बोल दिया नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो वो कुछ भी नहीं माना जाएगा फिर, ठीक है? उसको हटा दिया जाता है। तो 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूके। यूके तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है नहीं अब, ओके? तो फ्रांस जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी है, परमानेंट सीट है इसके पास में, जिसके पास में वीटो पावर भी है, ओके? यूरोपियन यूनियन से नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं यूएनएससी में, ठीक है? नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं इसमें एशिया से, अफ्रीका से, ठीक है? यूरोपियन यूनियन से, ओके? और अमेरिकन कॉन्टिनेंट से। इन्होंने अफ्रीका जो अफ्रीका है ना, उससे कोई भी परमानेंट मेंबर नहीं है इसमें। तो इसको अनरिप्रेजेंटेटिव और जो लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि प्रॉपर्ली लोगों को रिप्रेजेंट किया ही नहीं गया है। ज़्यादातर पावर जो है अमेरिका को, ठीक है, यूएस को और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को दे दी गई है। तो यूएस जो यूरोपियन यूनियन है ना, उसकी अगर मतलब इम्पोर्टेंस भी देखने को मिलती है कि यूएस की पॉलिसीज़ को वो इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, यूएस की पोज़ीशन को भी। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान की न्यूक्लियर डील थी, ठीक है? जिसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहते हैं, 2015 में हुई थी ये, जब बराक ओबामा थे प्रेसिडेंट यूएस के और ईरान था, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में ये डील हुई थी। बाद में क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प पावर में आए 2016 में, तो वो इस डील से बाहर निकल गया।
इस डील में क्या था कि जो है ईरान क्या करेगा, आप न्यूक्लियर को यूज़ करते हो एनर्जी के लिए, ठीक है? अगर उसको ज़्यादा और ज़्यादा एनरिच कर दिया जाता है ना, तो वो बॉम्ब बन जाता है। तो इसमें ना बोला गया था कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटा देंगे, वो ट्रेड कर सकता है, वो डॉलर का यूज़ कर सकता है, ओके? वो अपनी जो है ग्रोथ डेवलपमेंट कर सकता है अच्छे से। ठीक है, पर इसके बदले में ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह नहीं बनाएगा, ठीक है? पर क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प आया और वो डील से निकल गया, ओके? तो ईरान को झटका लग गया था। ईरान के ऊपर फिर से बहुत सारे सैंक्शंस लग गए थे। ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि यूएस का डॉलर जो है वो यूज़ नहीं कर सकता। कई सारे ड्यूटी सैंक्शंस वगैरह लगा दिए गए यूएस ने उसके ऊपर। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प दोबारा आए तो वो बोल रहे हैं ईरान को दोबारा से कि आ जाओ फिर से डील कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चलता रहता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। ओके, तो डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, ओके, जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं ना, जैसे हमारे देश को ना एक मार्केट की तरह देखा जाता है। तो हमारे देश में ना कई सारी जो कंट्रीज़ हैं उसके बड़े-बड़े रिच बिज़नेसमैन वगैरह सब इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे देश में, ठीक है? और फिर इंटरेस्ट के साथ फ़ायदे उठा के ले जाते हैं। हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत है और पॉपुलेशन को देखने का तरीका होता है मार्केट, ठीक है? ये इतने सारे लोग हैं तो इनको इतने सारे सामान की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि रह रहे हैं, इनका लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव हो रहा है। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है? लोगों के पैसे बढ़ रहे हैं, उनकी इनकम बढ़ रही है, तो उनकी लाइफ़स्टाइल भी इम्प्रूव होगी, वो चीज़ें खरीदेंगे, है ना? तो क्या खरीदेंगे तो हम जाके उनको सामान बेचेंगे। तो ऐसे इंडिया को एक मार्केट की तरह देखा जाता है। तो ये बातचीत वगैरह पे फ़ोकस करते हैं रेदर देन कोerशन वगैरह, मतलब ज़बरदस्ती करना, और मिलिट्री फ़ोर्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करते। छड़ के बैठे हैं ना, वर्ल्ड वॉर देखी थी इन्होंने, ठीक है? डायलॉग करते हैं चाइना के साथ में ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड भी, ठीक है? चाइना क्या करता है, जहाँ पे भी डेवलपमेंट करता है ना, वहाँ पर एनवायरनमेंट को तो एकदम नेग्लेक्ट करता है, ठीक है? भाड़ में जाए एनवायरनमेंट चाइना के लिए। और ना ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है। ज़िंजियांग रीजन है चाइना का, ईस्टर्न री जो सॉरी वेस्टर्न रीजन है, तो वहाँ पर ना जो उइगर मुस्लिम्स रहते हैं, उनके ऊपर बहुत अत्याचार करता है, ठीक है? तो एनवायरनमेंट जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी बहुत करता है चाइना। पर पावरफुल कंट्री है, कोई कुछ नहीं बोल पाता। ऊपर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट है इसके पास में। मिलिट्रीली देखें तो यूरोपियन यूनियन की कंबाइंड जो मिलिट्री है ना, जो आर्म्ड फोर्सेस है, सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। जितनी भी कंट्रीज है ना, उन सबकी मिला करके सेकंड लार्जेस्ट आती है ये वर्ल्ड में, ठीक है? इनका टोटल स्पेंडिंग जो है डिफेंस में सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर यूएस, ठीक है? यूरोपियन यूनियन की कंबाइंड बोल रहे हैं, सारे देश आ जाते हैं इसमें यूरोप के, जो भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, ठीक है? तो वन यूरोपियन यूनियन का जो मेंबर है फ्रांस, उसके पास में जो है न्यूक्लियर आर्सेनल भी है, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली 335 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, ठीक है? तो हमारे देश में भी है 150, 155 कुछ समथिंग, हमारे पास भी न्यूक्लियर जो बॉम्ब है। तो आज के प्रेज़ेंट टाइम पर ना देश जो वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें तो 9 देश हैं जिनके पास में न्यूक्लियर पावर कंट्री कहा जाता है उनको। 9 देश हैं परमानेंट 5 मेंबर, जो कि होगा यूएस, यूके, ठीक है? फ्रांस हो गया, रशिया, चाइना, और है इंडिया, पाकिस्तान, इज़राइल, ठीक है? नॉर्थ कोरिया। ये जो देश हैं इनके पास में न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, ओके? 9 देश हैं प्रेज़ेंट टाइम पर। जो यूरोपियन यूनियन है उनकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी है, ठीक है? तो वो लोग जो है स्पेस वगैरह में भी अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्पेस में। ये लोग जो है इनके यहाँ लॉज़ भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है? जैसे कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है इनका, मतलब कि डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड इनका जो कानून भी है, जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट भी है, जिसको प्राइवेसी के लिए बहुत जाना जाता है कि ये लोग प्राइवेसी वगैरह का बहुत ध्यान रखते हैं। ओके, जैसे नहीं हमारे देश में बहुत ज़्यादा स्पैम कॉल्स आते हैं हमारे पास। ओके, अगर कहीं भी हमारा नंबर पहुँच जाता है तो वो लोग हमें फ़ोन फ़ोन करके परेशान करते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो यूरोपियन यूनियन में इतनी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती क्योंकि उनके कानून बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ऐसे आप किसी को परेशान नहीं कर सकते, ओके? और जैसे प्राइवेसी से रिलेटेड भी व्हाट्सएप नहीं, बहुत सारा जो डेटा कलेक्ट करके रखते हैं, अगर हम व्हाट्सएप को हटा रहे हैं तो हम उससे माँग नहीं सकते कि हमारा डेटा वगैरह सब दे दो, कितना क्या हमने यूज़ किया है ना? चीज़ें हमको दिखा दो। पर यूरोपियन यूनियन और यूएस में अगर देखें ना तो ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है, किसी की प्राइवेसी का वायलेशन नहीं कर सकते हैं वहाँ पर। तो कानून वगैरह भी अच्छे रहते हैं। जर्मनी में तो सेल्फ पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ये निकल के आई, ठीक है? यूरोपियन यूनियन जो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिली, जो कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एरियाज़ में कोलैबोरेट करते हैं, साथ में काम करते हैं, ठीक है? कई सारे जो एरियाज़ हैं जिसमें मेंबर स्टेट जो हैं उनके खुद के फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस पॉलिसीज़ अलग भी हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सारी की सारी फॉरेन रिलेशन और डिफेंस पॉलिसी सारे मेंबर्स की सेम होगी, कुछ मेंबर्स की अलग भी होती है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो थे टोनी ब्लेयर, तो अमेरिका के साथ में ये पार्टनर थे जब इराक में इन्वेजन किया गया था।
इराक में जो इन्होंने कहा था कि अथॉरिटेरियन रूल है, ठीक है? जो सद्दाम हुसैन का उसको हटाएँगे, तो ये सारी चीज़ें चली थी बहुत सारी, तो ये भी आप पढ़ोगे आगे। तो कई सारे यूरोपियन मेंबर्स थे, तो वो ना यूएस लेड कोएलिशन जो तो उन्होंने साथ-साथ इसके ऊपर अटैक भी किया था ईरान के ऊपर वहाँ पर, ठीक है? पर जर्मनी और फ्रांस ने जो अमेरिका की पॉलिसी को अपोज़ भी किया था। डीप सीटेड यूरो स्केप्टिसिज्म है मतलब कि थोड़ा डाउटफुल भी होती हैं चीज़ें कई पार्ट्स में जो यूरोप के यूरोपियन यूनियन का जो एक साथ चलने का एजेंडा है, तो ऐसा नहीं है सारी चीज़ें अच्छी हैं, कुछ लोग डाउट भी करते हैं। ओके, जैसे कि ब्रिटेन की फॉर्मर पहले जो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी मार्गरेट थैचर जो थी, इन्होंने यूके को बोल दिया था कि हम यूरोपियन मार्केट से आउट रखेंगे, ठीक है? मतलब हमें इंडिपेंडेंटली अपनी चीज़ें लेकर के चलनी है अपने देश की, हमें नहीं ऐसे बंध के रहना है चीज़ों में। डेनमार्क और स्वीडन जो है, उन्होंने रेज़िस्ट कर दिया था मतलब नहीं जॉइन करना चाहते थे, नहीं मान रहे थे। ये लोग मास्टर्स ट्रीटी जो थी और जो यूरो करेंसी इन्होंने बनाई उसके अडॉप्शन को अपोज़ कर रहे थे ये। और जो यूरोपियन यूनियन का कॉमन मार्केट होगा, हम आपस में ही खूब सारे व्यापार करेंगे, तो ऐसा नहीं है सारी कंट्रीज़ एग्री करती हैं हर चीज़ में। कई सारी चीज़ों को अपोज़ भी करते हैं। तो इससे ना एबिलिटी जो है यूरोपियन यूनियन की जो फॉरेन रिलेशन और डिफेंस से रिलेटेड उसमें भी जो है लिमिट लग जाती है, ठीक है? कि फॉरेन रिलेशन इंडिपेंडेंट देश है, अपने-अपने फॉरेन रिलेशन डिफेंस अपने हिसाब से देख सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर देखो यूरोपियन यूनियन की टाइमलाइन दी हुई है। तो 1951 में यूरोपियन कंट्रीज़ फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लक्ज़मबर्ग जो थे इन्होंने ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की, काउंसिल ऑफ जो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई। ओके, 1957 में जो ये कंट्रीज़ थी इन्होंने ट्रीटीज़ ऑफ रोम साइन की और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई, ठीक है? यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी बनाई, यूरोटॉम भी बनाई। 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड, यूके ने जो जॉइन करा यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को। 1979 में फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए यूरोपियन पार्लियामेंट के। 1981 में जो है ग्रीस ने जॉइन कर लिया यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को। देन सेंगेन एग्रीमेंट बनाया गया जो कि अबॉलिश करता है बॉर्डर कंट्रोल। ओके, मतलब कि अगर आपने यूरोपियन यूनियन का वीज़ा ले लिया, तो आप इन सारे देशों में विज़िट कर सकते हो। इन देश के जो मेंबर जैसे कि फ्रांस के जो सिटिज़न्स हैं, वो ये सारे देशों में जा सकते हैं, ठीक है? बिना वीज़ा के भी। ओके, तो ऐसा भी होता है। एक देश का मतलब यूरोपियन यूनियन का ले लो, आप फिर कहीं भी जा सकते हो। एबॉलिश करते हैं, बॉर्डर्स को ख़त्म करते हैं, ठीक है? सेंगेन जो एक एग्रीमेंट होता है। 1986 में स्पेन और पोर्चुगल ने जॉइन किया। 1919 में जर्मनी का यूनिफ़िकेशन हुआ, जर्मनी डिवाइड हो गया था ना ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में। बर्लिन वॉल भी बनाई गई थी, बर्लिन को भी जो कैपिटल थी उसको भी डिवाइड कर दिया गया था। 1992 में ट्रीटी ऑफ maastricht साइन की गई थी और यूरोपियन यूनियन को एस्टैब्लिश किया गया 1992 7 फरवरी में। 1993 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को रीनेम कर दिया गया, दोबारा से इसका नाम रखा गया यूरोपियन कम्युनिटी। 1995 में ऑस्ट्रिया और फिनलैंड ने जॉइन किया। 2002 में न्यू करेंसी बनाई गई जिसको यूरो बोला गया और 12 मेंबर्स ने इसको यूज़ किया। ठीक है? मतलब इनके यहाँ इंट्रोड्यूस कर दी गई। 2004 में नए मेंबर्स ऐड हुए साइप्रस, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया। 2007 में बल्गेरिया एंड रोमानिया ने जॉइन किया, ठीक है? और यूरो को अडॉप्ट किया जो स्लोवेनिया ने। 2009 में लिस्बन ट्रीटी आई। ओके, 2012 में यूरोपियन यूनियन को अवार्ड मिला गया। क्या मिला अवार्ड? नोबेल पीस प्राइज़ मिला। ठीक है? शांति के लिए जो शांति का पुरस्कार दिया जाता है। 2013 में क्रोएशिया जो 28th मेंबर बना यूरोपियन यूनियन का। 2016 में रेफरेंडम कराया गया था, 15.9% वोट्स दिए यूके में कि हमें यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना है। लोगों से पूछा गया था, जो जनता थी यूरोप जो ब्रिटेन की, उन्होंने बोला कि हमको यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना है, तो फिर बाद में ये निकल गए थे। ओके, तो ये हमने देखा यूरोपियन यूनियन के बारे में। ओके, अब हम देखेंगे आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसका पॉलिटिकल मैप आप देख सकते हो, है ना? तो इसमें ना कई सारी कंट्रीज़ जो पड़ती हैं साउथ ईस्टर्न जो एशिया में, ठीक है? तो कई सारे देश हैं। जैसे कि ना यहाँ पर मैप दिया हुआ है, ठीक है? ईस्ट पैसिफिक जो ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक में। तो देखो इतनी सारी जो साउथ ईस्ट एशिया ये वाली कंट्रीज़ होती हैं, ओके? तो अभी यहाँ से देखते हैं हम। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले और बाद में ये जो रीजन था ना एशिया का बहुत सफ़र किया है इन्होंने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखने मिले। जो कॉलोनियलिज्म था, हमारा देश बस नहीं था जो कब्ज़े में था अंग्रेज़ों के, ठीक है? ब्रिटेन के कब्ज़े में बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी यूरोप की जैसे कि डच हो गए, ओके, फ्रांस हो गए, तो बहुत सारे ये पोर्टुगीज़ हो गए, इन सब ने कंट्रोल करके रखा था वर्ल्ड में कई सारी जगह पर।
ठीक है? और उनको एक्सप्लॉइट किया करते थे। ऐसे इंडोनेशिया, मलेशिया, हर जगह कॉलोनियलिज़्म था, जैसे हमारे देश में था। तो इन्होंने इसके साथ क्या हुआ, कॉलोनियलिज़्म की वज़ह से इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें सफ़र की थी। जैसे हमारे देश में भुखमरी, गरीबी, ठीक है? इलिटरेसी वग़ैरह आ गई थी। हम जो थे, एक जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बन के रह गए थे। तो जापानीज़ कॉलोनियलिज़्म और जो यूरोपियन का भी, इन दोनों को झेला था इन्होंने, ठीक है? इन देशों ने। तो एंड हुई वॉर, ठीक है? इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स का सामना किया, नेशन बिल्डिंग करी, ठीक है, जो पॉवर्टी से घिरे हुए थे वो सारी चीज़ों को देखा, ठीक है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी ये लोग फेस कर रहे थे, ठीक है, इकोनॉमी भी इनकी बहुत पीछे थी। इनके ऊपर प्रेशर भी था कि एक पावर के साथ में आप जुड़ जाओ। कोल्ड वॉर में क्या था, सबके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था कि आप तो या तो यूएस के साथ में हो जाओ या फिर यूएसएसआर के साथ में हो जाओ, है ना? फिर बीच में ना नाम लेकर के आए, ठीक है? इंडिया और अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़, इजिप्ट वगैरह, इंडोनेशिया, इनके जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह थे, इन सब जो है नाम लेकर के आए, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट लेकर के आए, जिसमें हम किसी भी देश के साथ में नहीं जुड़ेंगे, हम अपनी सोवरेनिटी को नहीं खोएँगे, यूएस के साथ भी नहीं जुड़ेंगे, ना ही यूएसएसआर के साथ में। हम अकेले रहेंगे, ठीक है? अपने डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, ओके? तो साउथ एशियन कंट्रीज़ ना जॉइन नहीं कर सकती थी, ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी, मतलब इतना ज़्यादा ना, अब अभी तो आज़ादी मिली है, दोबारा से फिर फँस जाएँगे चीज़ों में। है ना? तो एफर्ट था आसियान एंड थर्ड वर्ल्ड यूनिटी। जो भी नए-नए देश आज़ाद हुए थे ना, कॉलोनियलिज़्म थे, तो उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी कह सकते हो आप। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की यूनिटी देखने को मिली थी, बंधुआ कॉन्फ्रेंस हुई थी एंड नॉन अलाइन्ड मूवमेंट लेकर के आए 1961 में। तो इन्होंने फिर इन्फॉर्मल ये सब कोऑपरेशन होने लगा, इंटरेक्शन, बातचीत होने लगी, ठीक है, कि हम किसी को जॉइन नहीं करेंगे। तो साउथ ईस्ट जो एशियन जो थे अल्टरनेटिव निकल के आए, इन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया आसियान, ओके, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान इस्टैब्लिश किया गया था 1967 में, जो बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कह सकते हो और आसियान डिक्लेरेशन भी। ठीक है, 5 कंट्रीज़ थी इसमें, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। बाद में जो है ये बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया गया था। बैंकॉक में जाकर के इन्होंने मीटिंग की थी और बोला था कि हम आसियान बना रहे हैं, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव सी थी, बाद में इसमें और भी मेंबर्स ऐड हुए, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव्स ही थे आसियान के कि जो है ये इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करेंगे, ठीक है, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट पे, कल्चरल डेवलपमेंट पे, ओके, मतलब अपने देश को आगे लेकर के चलेंगे, अपने देशों को, अपने-अपने देश को, ठीक है? तो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट था इनका कि रीजनल पीस, शांति लेकर के चलेंगे जो रीजन में, ओके, स्टेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ लेकर के चलेंगे, प्रिंसिपल्स जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर के, उसको भी फॉलो फॉलो करेंगे। जो ब्रूनी हो गया, दरुसलम जो सॉरी ब्रूनी, दरुसलम, वियतनाम, लाओ, पीडीआर एंड म्यांमार, जो वर्मा भी कह सकते हो, कंबोडिया, इन्होंने जॉइन किया आसियान को, फिर ये 10 मेंबर्स बन गए। इसमें ना म्यांमार बहुत दिक्कत करता है क्योंकि म्यांमार में डेमोक्रेसी आती है, डेमोक्रेसी के बाद में जो मिलिट्री रूल हो जाता है। मिलिट्री रूल, जो जनता रूल करती है वहाँ पर, जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है इनके देश में। ओके, तो एक देश है जो यहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करता है। तो अनलाइक यूरोपियन यूनियन की तरह तो नहीं, पर उतनी डिज़ायर तो नहीं है, इतनी इच्छाएँ नहीं है, पर हाँ, आसियान जो है एक सुप्रानेशनल स्ट्रक्चर है कि मतलब साथ में ये लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, पर इतनी ज़्यादा डिज़ायर भी नहीं है इनकी। आसियान कंट्रीज़ ने सेलिब्रेट भी किया, ओके, आसियान जो वे एक ना ज़रिया निकल के आया इनका, एक इंटरेक्शन भी करने लगे थे, इनफॉर्मल तरीके से बातचीत करने लगे, ओके, कोऑपरेशन करने लगे चीज़ों में, ओके, ये लोग ये आपस में ट्रेड करते हैं, यूनिटी बनाने की कोशिश करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं नेशनल सोवरेनिटी की, ठीक है? मतलब आप अपने आंतरिक या फिर बाहर के सारे डिसीज़न खुद से ले सको, तो वो सोवरेनिटी कहलाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है आसियान की फंक्शनिंग में, तो ये लोग भी अच्छा अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट लेकर के चलना चाहते थे। तो कुछ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ भी हैं आसियान में, वर्ल्ड में जो, तो आसियान जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स भी बड़े हैं। तो सोशल इकोनॉमिक स्फीयर से ज़्यादा भी इनके ऑब्जेक्टिव हैं। 2003 में आसियान ने जो है यूरोपियन यूनियन के जो रास्ते पे चलना शुरू कर दिया, यूरोपियन यूनियन को फॉलो करते हुए, इन्होंने भी अपनी आसियान कम्युनिटी बनाई। 3 पिलर्स थे इसके, 3 स्तंभ थे। आसियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियन सोशो कल्चरल कम्युनिटी। इनका भी फ्लैग है, ये देखो आसियन फ्लैग है, लोगो भी है। 10 स्टॉक्स हैं जो पैडी राइस के, ठीक है, ये राइस के, पैडी राइस के जो स्टॉक्स हैं, तो ये जो है रिप्रेजेंट करते हैं 10 जो आसियान कंट्रीज़ हैं, जो साथ में चल रही है फ्रेंडशिप को लेकर के। ठीक है, हमारी भी जो लोक ईस्ट पॉलिसी थी, बाद में जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन गई, तो आसियान नेशंस के साथ में हमें अपने रिलेशंस स्ट्रॉन्गर करनी है, तो इस पे हम फोकस करते हैं। एशियंट इंडिया में भी हमारा बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था, पुराने जब हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था, इनके साथ में हमारे रिलेशंस थे, ठीक है? तो आज के टाइम पर भी हम इनके साथ में अच्छे से रिलेशन लेकर के चलना चाहते हैं। आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी जो है बेस्ड है किसके ऊपर, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स वगैरह हैं, उसकी वजह से जो है क्या कि आर्म्ड कन्फ्रंटेशन नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब हथियार वगैरह ना उठा लेना आप, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की वजह से।
मतलब कि जो नहीं ज़मीनों के विवाद होते हैं कि ये एरिया मेरा है, ये एरिया तेरा है ना? 2003 में आसियान को ना कई सारे एग्रीमेंट भी इन्होंने लेकर के आए ये लोग। मेंबर्स स्टेट ने जो प्रॉमिस किया कि हम शांति बना कर के चलेंगे, न्यूट्रैलिटी बना कर के चलेंगे, ठीक है? मतलब जो न्यूट्रल रहेंगे, किसी की तरफ बायस्ड नहीं रहेंगे, कोऑपरेशन लेकर के चलेंगे, नॉन इंटरफेयर एक-दूसरे के देशों के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे नेशनल डिफरेंसेस को भी, जो अलग-अलग चीज़ नहीं डाइवर्सिटी होती है उसको भी रिस्पेक्ट करेंगे एंड सोवरेन राइट्स हो गया हर देश का। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के चला गया। आसियान रीजनल फोरम भी एस्टैब्लिश किया गया 1994 में। ऑर्गेनाइजेशन है ये जो कि ना कोऑर्डिनेशन करते हैं, साथ-साथ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी को लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो ये लोग भी यूरोपियन यूनियन की तरह आगे बढ़ रहे थे। तो आसियान जो है अभी भी जो है एक प्रिंसिपली इकोनॉमिक एसोसिएशन देखने को मिलता है। ट्रेड वगैरह ज़्यादा करते हैं ना ये लोग। ठीक है, तो आसियान जो है अ, छोटी इकोनॉमी है इनकी कंपेयर टू यूएस, यूरोपियन यूनियन एंड जापान। इतनी इकोनॉमी का लार्जर साइज़ नहीं है इनका, छोटा है इनका इकोनॉमी। हमने पढ़ा ना 19 तो इसकी 19 ट्रिलियन तो जो यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी है, 28 तो यूएसए की है। ऐसे ही जापान की भी अच्छी खासी इकोनॉमी है। तो इतनी बड़ी नहीं है आसियान कंट्रीज़ की। ठीक है, पर हाँ, इनकी फास्टर है, इनकी अच्छी खासी ग्रोथ भी देखने को मिलती है, ठीक है? तो ना इसकी वज़ह से जो इनका इन्फ्लुएंस भी बढ़ता जा रहा है रीजन में और आगे भी ओके ट्रेड भी कर रहे हैं, जैसे हमारा देश भी इनके साथ में अच्छे रिलेशंस बना के रखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स भी हैं आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी के कि वो एक कॉमन मार्केट बनाए, जैसे यूरोपियन यूनियन का मार्केट है ना, वो अपना ट्रेड वग़ैरह लेकर के चलते हैं वैसे ही। प्रोडक्शन बेस बनाए आसियान स्टेट्स में और सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें रीजन में, ओके? मतलब एरिया ना सारा सोशल इकोनॉमिक रीजन करें। इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है वो ना इम्प्रूव करना चाहते हैं आसियान के जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को। जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं ना, जैसे हमारे और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, ओके, जैसे ऐसे ही ना आसियान जो कंट्रीज हैं उनके बीच में भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, ट्रेड टैरिफ बढ़ा दिए, ड्यूटी लगा दी, तो ये सारे डिस्प्यूट्स होते हैं। तो इन सबको सॉल्व करने के लिए भी ये लोग काम करते हैं। ओके, आसियान जो है फ़ोकस करते हैं फ्री ट्रेड एरिया बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, लेबर के लिए, सर्विस के लिए। मतलब कि जैसे हम आपके देश के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, आप हमारे देश के साथ में ट्रेड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ड्यूटी वगैरह नहीं लगाएँगे, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, वो भी नहीं लगाएँगे ड्यूटी। तो ऐसे में क्या होगा, अच्छा मार्केट भी मिलेगा और व्यापार भी बढ़ता है देशों के बीच में। यूएसए हो गया, चाइना हो गया, ये जो है नेगोशिएट करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए आसियान के साथ में, ठीक है? आसियान देशों को जो है अभी हम हथियार वगैरह देने का भी कोशिश कर रहे हैं, बेचने का, है ना? तो ये सब चीज़ें भी अभी रिसेंटली देखने को मिली हैं। आसियान जो है रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजनल ऑर्गनाइज़ेशन भी है ये। इनका विज़न भी था 2020 का कि ये जो है आउटवर्ड रिक इनका जो बाहरी जो रोल है आसियान का इंटरनेशनल कम्युनिटी में, ये जो है मतलब एनकरेज करते हैं कि बातचीत के थ्रू सॉल्व किए जाएँ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं रीजन में। क्या होता है कई सारे जो आइलैंड्स हैं जिसको चाइना भी क्लेम करता है और आसियन कंट्रीज़ के जो मेंबर्स हैं वो भी क्लेम करते हैं। तो डिस्प्यूट्स आते हैं। आसियान जो है जो एक मीडिएट करते हैं, जो मतलब कंबोडिया में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उन्होंने बातचीत के थ्रू मीडिएट करके ओके, न्यूट्रल बंदा होता है ना, वो सुलझा देता है चीज़ों को। तो उसके थ्रू कंबोडिया में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको सॉल्व किया था। ईस्ट तिमोर क्राइसिस था वहाँ पर भी ओके। एंड हर साल मिलते हैं ताकि कोऑपरेट कर सके, चीज़ों को डिस्कस कर सकें और बातचीत कर सकें, ठीक है? मीटिंग भी करते हैं। आज के टाइम पर जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखने को मिलती है आसियान की, स्पेशली इकोनॉमिक ट्रेड वगैरह व्यापार बहुत करते हैं। तो ये इकोनॉमिक पार्टनर भी हैं जो आसियान की इकोनॉमिक एशिया में जो इकोनॉमी सबसे ज़्यादा जो राइज़ कर रही है ना, इंडिया है और चाइना है। तो इनके इकोनॉमिक पार्टनर भी हैं ये आसियान कंट्री। ओके, तो इनकी इम्पोर्टेंस भी है, हमारे साथ व्यापार भी करते हैं। कोल्ड वॉर के टाइम पर जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो थी, वो इतना अटेंशन नहीं दे पाई थी आसियान के ऊपर, ठीक है? देखो हम इंटरनली भी चीज़ों को सॉल्व कर रहे थे, हम ना वॉर से भी परेशान थे, चाइना की हरकतों से, पाकिस्तान की हरकतों से भी परेशान हम लोग, है ना? हमारे देश में गरीबी भी थी, भुखमरी भी थी, ठीक है? मानसून का अकाल भी पड़ गया था, तो एग्रीकल्चर वगैरह सब डाउन हो गया था। ठीक है, डेवलपमेंट भी करना, कितनी चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे। ऊपर से बाहर जो कोल्ड वॉर चल रही थी, उससे भी देश की सोवरेनिटी को बचा कर के रखना, है ना? तो इंडिया ने अब कोशिश की है कि हम फ़ोकस करें आसियान के ऊपर। साइन किए ट्रेड एग्रीमेंट आसियान की कंट्रीज़ के साथ में, जैसे कि मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इनके साथ में हमारे ट्रेड एग्रीमेंट भी हैं, थाईलैंड के साथ में, ठीक है? यहाँ पर देखो लुक ईस्ट पॉलिसी बताई गई 1990s में लाई गई थी जिसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया गया था 2014 में ताकि ज़्यादा फ़ोकस कर सकें जो इंटरेक्शन है ईस्ट एशियन नेशंस के साथ में। ओके।
तो ये चीज़ें हैं। अभी जो है आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी आया था 2010 में। आसियान की जो स्ट्रेंथ है, वो ना उनकी पॉलिसीज़ जो इंटरेक्शन वगैरह बातचीत करना अपने मेंबर्स से, तो इन सब में उनकी ताकत है। ओके, डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, ओके, और नॉन रीजनल ऑर्गनाइज़ेशन के साथ में भी हम काम करते हैं। मतलब कि आसियान की स्ट्रेंथ भी है, ये बातचीत करके चीज़ों को लेकर के चलते हैं। ठीक है, ये एक सिर्फ़ इकलौती ऐसी रीजनल एसोसिएशन है एशिया में जो कि पॉलिटिकल फोरम भी है जहाँ पर आसियान कंट्रीज़ जो हैं और कई सारी पावरफुल जो कंट्रीज़ हैं वो सब डिस्कस करती हैं पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न से रिलेटेड। मैरीटाइम सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट इश्यू आता है, ओके? क्योंकि ये आइलैंड कंट्रीज़ भी हैं और लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ भी हैं इसमें। तो इतना समझ गए आप। अब जो है राइज़ ऑफ द इकोनॉमी जो चाइनीज़ इकोनॉमी है यहाँ से हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।